अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल डिफेंसेस। इस टॉपिक से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो कोशिश कीजिएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स के मीनिंग को समझने के बाद इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब जब हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मीनिंग जान लिया है और उसके एसेंशियल भी जान लिए हैं, अगर किसी ने आपके अगेंस्ट ये एसेंशियल्स प्रूफ कर दिए तो कोर्ट मानेगी कि आपने टॉर्ट कमिट किया है। पर कुछ डिफेंसेस हैं जो जनरल डिफेंसेस कहलाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, वो रिकॉग्नाइज किए हुए हैं एज एन डिफेंसेस कि अगर आपसे कोई टॉर्ट कमिट हुआ है उन डिफेंसेस में किसी एक में, तो आप अपनी लायबिलिटी से बच जाओगे। सबसे पहले जो आपके अगेंस्ट केस करेगा वो होगा प्लेंटिफ, और जिसके अगेंस्ट टॉर्ट का केस फाइल होगा वो होगा डिफेंडेंट। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब प्लेंटिफ स्यू करता है किसी के अगेंस्ट केस फाइल करता है, तो डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है डिफेंसेस को प्लीड करके, डिफेंसेस को बता के कि मेरा जो एक्ट था वो इन डिफेंसेस में फॉल कर रहा है या इस पर्टिकुलर डिफेंस में फॉल कर रहा है, तो मैं अपने इस टॉर्ट के लिए लायबल नहीं हूं। क्योंकि बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल देखोगे एक्ट ऑफ गॉड, इसको हम आगे आगे समझेंगे, पर फॉर एग्जांपल लीजिए कि एक्ट ऑफ गॉड के अंडर आपसे कोई टॉर्ट हो गया, तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, इसीलिए आप अपनी लायबिलिटी से बच जाओगे। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जनरल डिफेंसेस में हमारे पास एक वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया होता है, एक प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर होता है, एक मिस्टेक होता है, एक्ट ऑफ गॉड होता है, इनएविटेबल एक्सीडेंट होता है, एक नेसेसिटी होता है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होता है और एक प्राइवेट डिफेंस होता है। इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, इंजरी सफर्ड बाय कंसेंट इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन। मतलब अगर कोई पर्सन खुद ही कंसेंट दे कि ये इंजरी को मैं सफर करूंगा, तो वो आपके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। अगर वो आपके अगेंस्ट केस लेकर आए तो आप इस डिफेंस को प्लीड कर सकते हैं कि इसने मुझे कंसेंट दिया था, और ये मेरा डिफेंस है कि वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया के प्रिंसिपल के अंडर मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है कि इंजरी सफर्ड बाय कंसेंट इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन। तो ऐसे वर्क करते हैं ये डिफेंसेस। अब यहाँ पे कंसेंट पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। कंसेंट दो तरह से दिए जा सकते हैं जनरली। एक एक्सप्रेसली, एक्सप्रेस टर्म सिंपल है कि किसी ने आपको एक्सप्रेसली कंसेंट दे दिया, जैसे कि इन रिटर्न दे दिया, ओरली दे दिया, मतलब एक्सप्रेस करके दे दिया पूरा, ये तो सिंपल है। दूसरा है इम्प्लाइड कंसेंट। कई बार क्या होता है, हम इम्प्लाइडली कंसेंट दे देते हैं, मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली ही हमारा कंसेंट अप्लाई हो जाता है। इसको समझने के लिए एक फेमस केस लॉ है, हॉल वर्सेस ब्रूकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन रेस देखने के लिए जाता है, तो वो एज अ स्पेक्टेटर बैठ जाता है देखने के लिए रेस। पर होता क्या है, जब दो कार्स उसके पास से निकलती हैं तो वो टकरा के ऐसा कोलिजन होता है कि कुछ जो उसके पार्ट्स हैं उसके ऊपर भी आकर गिर जाते हैं। तो वो केस लेके आता है उनके खिलाफ कि मुझे तो इंजरी हो गई, अब इसकी कंपनसेशन तो मुझे चाहिए। तो वहां पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पे आपका इम्प्लाइड कंसेंट था। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे एक रीजनेबल पर्सन देख सकता है कि अगर मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूं तो वहां पे कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। तो जो सिचुएशंस ऐसी हों जहां पर रीजनेबल मैन ये अंदाजा लगा सकता है कि अगर मैं यहाँ गया तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे क्रिकेट का मैच देखने जाओ तो जब बॉल वगैरह ऑडियंस की तरफ आती है तो लग सकती है, ये जो आम पर्सन है इतनी तो उसको एप्रीहेंशन होती है। तो उसी की बात यहाँ पे की गई है। ऐसी जगहों पर हमने एक्सप्रेसली अपना कंसेंट नहीं दिया था कि हम जा रहे हैं तो कुछ भी नुकसान होगा तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है, इसका मैं कंसेंट देता हूँ। पर ऐसी सिचुएशंस में एक रीजनेबल पर्सन एज्यूम कर सकता है कि मुझे वहां पर कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। अगर वो फिर भी जाता है तो वहां पे उसका इम्प्लाइड कंसेंट माना जाएगा कि ये अपने ऑन रिस्क पर गया है।
तो जब भी कंसेंट यहाँ पे होगा तो दो तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। बस आपको ध्यान रखना है ये जो कंसेंट है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट। अब दूसरा कि फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, और तीसरा जिस एक्ट के लिए कंसेंट दिया गया है वो ही होना चाहिए। पहले से शुरू करते हैं कि कंपल्शन ना हो। कई बारी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के यहाँ जॉब कर रहा है तो उसका अगर जो बॉस होगा या ओनर होगा वो उससे कुछ ऐसा काम करने के लिए कहता है जो वो नहीं करना चाहता, उसको पता है कि कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा और उसको डर है अगर मैंने नहीं किया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो ये अंडर कंपल्शन है। अगर आप प्लीड करोगे कि इसने मुझे कंसेंट दिया था, अगर वो अंडर कंपल्शन उसने प्लीड कर दिया आगे से और प्रूफ भी कर दिया, इन रियलिटी वो निकला कि हाँ अंडर कंपल्शन ही था, तो ये आपका डिफेंस फेल हो जाएगा। दूसरा बाय फ्रॉड। तीसरा ध्यान से समझिए कि जिस एक्ट के लिए कहा था वो ही होना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल आप ये लीजिए कि जब सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं तब हॉस्पिटल आपसे साइन करवा लेता है कि ये जो कंसर्न्ड ऑपरेशन है इसमें ये आप अपने ऑन रिस्क पर करवा रहे हैं, तो कंसर्न्ड ऑपरेशन के लिए आपने कंसेंट दिया, अंदर डॉक्टर कुछ और ही ऑपरेशन कर दे और आपको कुछ इंजरी कोज हो जाए, तो आप प्लीड कर सकते हो कि मेरा कंसेंट तो किसी और एक्ट के लिए था पर हुआ कुछ और, तो सामने वाले का डिफेंस फेल हो जाएगा कि इसने मुझे कंसेंट दिया था और मेरे से ऑपरेशन हुआ तो इसकी इंजरी हुई, इसने मुझे कंसेंट दिया था कि हो जाए इंजरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो कंसर्न्ड ऑपरेशन था मैंने उसके लिए दिया था पर आपने कुछ और ही कर दिया। तो जब भी कंसेंट हो, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिस एक्ट के लिए दिया है वही होनी चाहिए और कंसेंट पूरा फ्री होना चाहिए, कोई उसके ऊपर कंपल्शन ना हो, कोई आप उसके साथ फ्रॉड ना कर रहे हो, फ्रॉड से आपने उससे कंसेंट ना लिया हो। अब कुछ रिकॉग्नाइज्ड सिचुएशंस है जहां पर ये प्रिंसिपल वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया का अप्लाई होता ही नहीं है, चाहे प्योर कंसेंट हो। वो पहला केस है रेस्क्यू केस। यहाँ पर भी एक फेमस केस है हेन्स वर्सेस हार्वर्ड, ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। यहाँ पर हेल्ड किया गया था कि रेस्क्यू केसेस में वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ये रेस्क्यू केसेस क्या होते हैं, मान लो आपकी किसी गलती से 2-3 घोड़े जो थे वो खुल गए और वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहां से कोई गार्ड या पुलिस ऑफिसर आया, वो आपको बचाने लग गया और बचाने के वक्त उसको कुछ इंजरीज आ गई उन घोड़ों से, तो उसने आपके अगेंस्ट केस किया कि इसकी वजह से मुझे इंजरीज हुई हैं, तो आप क्या करोगे, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल प्लीड करोगे कि इसका खुद का कंसेंट था, ये खुद आया था मेरी हेल्प करने। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने कह रखा है कि वो आपके लिए ही आया था, अगर ऐसी सिचुएशन ना होती तो वो आता ही नहीं। यहाँ पर कंसेंट नहीं माना जाएगा, तो रेस्क्यू केसेस में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। दूसरा, जहां पर आपकी लीगल ड्यूटी थी, मान लो आपको लीगल ड्यूटी लगाकर किसी की केयर करने के लिए रखा गया है और उसने आपको कंसेंट दे दिया कि तुम मेरी केयर मत कर, फिर आपने नहीं की और उसको कुछ इंजरीज हो गई, तो यहाँ पर भी आपका कंसेंट का ये प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लीगल ड्यूटी थी, आपको केयर करनी ही चाहिए थी, वहां पर भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, एग्जाम्स में मोस्टली आता ही आता है। अब प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, सबसे पहले समझो ये एक स्ट्रिक्ट सेंस में डिफेंस नहीं है। कैसे? मान लो आपका गार्डन है और वहां पर एक ट्रेसपासर एंटर कर जाए और वहां पे आपने उसके ऊपर स्टोन्स फेंकने शुरू कर दिए, तो कोर्ट में आप ये नहीं कह सकते कि ये खुद ही रॉन्ग डूअर था, मैंने इसके ऊपर स्टोन्स इसीलिए फेंके। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ही रॉन्ग डूअर था, इसने ट्रेसपास किया, ये मेरी परमिशन के बगैर मेरे गार्डन में आया, इसीलिए मैंने इसको स्टोन्स मारे। अगर आपकी तरफ से किसी को नुकसान पहुंचे और उसमें उसकी भी गलती थी, तो यहाँ पे शब्द आया भी, तो उससे ये आपका एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं बनेगा कि ये रॉन्ग डूअर था इसीलिए मेरी वजह से इसको नुकसान हुआ। अब इसका डिफेंस कैसे लिया जा सकता है? जैसे मान लो एक ब्रिज आपके कंट्रोल में है और वहां पर आपने लिख के एज अ वार्निंग लगा रखा है कि इतने वेट से ज्यादा लोडेड ट्रक यहाँ से ना निकले, पर एक ट्रक फिर भी वहां से निकलता है
और वो ब्रिज कोलैप्स कर जाता है। वो आपकी तरफ से पूरा मेंटेन्ड ब्रिज था, उसमें कुछ भी कमी नहीं थी, और आपने लिख के वार्निंग भी लगा रखी थी कि इससे ज्यादा लोडेड यहाँ से ना निकले, पर फिर भी निकली। तो वो आपके अगेंस्ट केस लेके आया कि इसकी वजह से मेरा ट्रक गिर गया, ब्रिज इसके कंट्रोल में था, इसकी मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी थी, और देखो ब्रिज कोलैप्स कर गया, तो अब ये मुझे कंपनसेशन देगा। तो अब आप कह सकते हो जब रियल कॉज ऑफ हार्म जो हुई हो वो पर्सन खुद हो जिसको हुई है, जिसको हार्म हुई है उसका कारण वो खुद था, रियल कॉज ऑफ हार्म वो खुद था, तब आप अपनी लायबिलिटी से बचोगे, तब ये एज अ डिफेंस चलेगा। सिर्फ इतने से नहीं कि उसमें उसकी भी कुछ गलती थी, वो खुद एक रॉन्ग डूअर था, वो एक चोर था, वो एक ट्रेसपासर था, तो मैंने ऐसा कर दिया, तो नहीं चलेगी, तो एज अ डिफेंस ये नहीं चलेगा। ये एक्सप्लेन करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि लॉ में वर्ड्स पर ही सारी चीज डिपेंड करती है। यहाँ पे मेन वर्ड्स हैं कि रियल कॉज ऑफ हिज हार्म खुद प्लेंटिफ होना चाहिए, तभी डिफेंडेंट इस डिफेंस को प्लीड कर पाएगा और उसका ये डिफेंस गुड डिफेंस माना जाएगा। अगला डिफेंस है इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये एक अच्छा डिफेंस माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी रीजनेबल केयर लेने के बाद भी इन स्पाइट ऑफ टेकिंग रीजनेबल केयर एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी जो अनफोर्सिएबल थी, मतलब जो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी और अवॉइड भी नहीं की जा सकती थी, वो अगर आपकी वजह से किसी को हो गई तो आप ये डिफेंस प्लीड कर सकते हो कि ये जो इंजरी उसको हुई है ये इनएविटेबल एक्सीडेंट से हुई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी केयर ली थी जितनी भी रीजनेबल होनी चाहिए थी, और जो हुआ है वो अनएक्सपेक्टेडली हुआ है, उसको देखा नहीं जा सकता था, वो अनफोर्सिएबल था। एक रीजनेबल आम व्यक्ति उसको नहीं फोर्सिएबल कर सकता था, अनफोर्सिएबल थी। इसको अच्छे से समझने के लिए दो केस लॉज हैं। पहला होल्म्स वर्सेस मैथर। इसमें एक पर्सन के हॉर्सेस थे और उसके हॉर्सेस चलाए जा रहे थे उसके सर्वेंट के द्वारा एक पब्लिक हाईवे पर। वहां पर कुछ डॉग्स होते हैं और उन हॉर्सेस के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं, तो वो घोड़े अनमैनेजेबल हो जाते हैं। अब जो सर्वेंट था जो चला रहा था हॉर्सेस, उसने अपनी पूरी केयर ली हुई थी, वो घोड़े ही कुछ ऐसे अनमैनेजेबल हो गए कि उसने फिर भी पूरी कोशिश की, फिर भी वो मैनेज नहीं हो पाए, जिससे कि एक पर्सन को नुकसान हो गया। उस पर्सन ने उसके ऊपर केस किया, तो इस केस में बताया गया ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था, ये अनएक्सपेक्टेड था और पूरी रीजनेबल केयर भी ली गई थी। दूसरा केस देखिए, पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायका। इस केस में दो स्ट्रेंजर्स जो होते हैं वो लिफ्ट मांगते हैं। लिफ्ट मिलने पर जिस जीप में वो बैठकर जा रहे होते हैं उसके व्हील्स में कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है जिससे कि जीप टॉपल कर जाती है, पलट जाती है काफी, और जिन्होंने लिफ्ट मांगी थी उनको काफी इंजरीज आ जाती हैं और उनमें से एक की डेथ भी हो जाती है। तो इस केस के फैक्ट्स और प्रूफ से कोर्ट ने ये कहा कि ये एक अनफोर्सिएबल अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग थी, जबकि जीप वाले ने पूरी रीजनेबल केयर ली थी। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट से हम क्या समझे कि इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी किसी को हो जाए तो आप इसको एज एन डिफेंस यूज कर सकते हैं। ये एक गुड डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस, रीजनेबल फोर्स यूज करना टू प्रोटेक्ट वंस ओन बॉडी और प्रॉपर्टी, या किसी की बॉडी या प्रॉपर्टी। जितनी फोर्स जरूरी है उतनी ही यूज करना अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी या किसी की बॉडी या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। एक्सेसिव यूज नहीं करनी है। ये आप केस लॉ से समझिए। केस है बर्ड वर्सेस होलब्रूक। इस केस में एक ट्रेसपासर होता है, वो गार्डन में चला जाता है, जिसका वो गार्डन होता है वहां पे उसने नोटिस भी नहीं लगाया होता और स्प्रिंग गन्स लगाई होती हैं, तो वो ट्रेसपासर को वहां पर स्प्रिंग गन से इंजरी हो जाती है, तो वो ट्रेसपासर उसके अगेंस्ट केस करता है। तो कोर्ट कहती है ये एक्सेसिव फोर्स का यूज किया जा रहा है, स्प्रिंग गन्स की नीड नहीं है। तो ऐसे ही अगर एक्सेसिव फोर्स यूज होती है तो वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। यहाँ पर जिसके अगेंस्ट केस हुआ था उसने प्राइवेट डिफेंस को प्लीड किया और कहा ये एज अ डिफेंस चलेगा, तो कोर्ट ने ये कहा कि एक्सेसिव फोर्स प्राइवेट डिफेंस में नहीं चलेगी। जितनी फोर्स जिस एक्ट के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए वो ही प्राइवेट डिफेंस में आएगी। अगर कोई किसी को लाठी से मारे
तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस में उसको सीधा ही गोली नहीं मार सकते। इसलिए प्राइवेट डिफेंस को एग्जाम में लिखते वक्त अच्छे से एक्सप्लेन करिए कि प्राइवेट डिफेंस में रीजनेबल फोर्स ही कंसीडर की जाती है अपनी बॉडी या अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, या किसी की बॉडी या किसी की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करने के लिए। वर्ड्स का ध्यान रखना कि रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए। एक्ट ऑफ गॉड ध्यान से समझिएगा। जनरली लोगों को लगता है कि जब नेचुरल फोर्सेस से कुछ नुकसान हो जाए तो उसको हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, पर यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। इसके मीनिंग को अच्छी तरह से जानते हैं। नेचुरल फोर्सेस की वर्किंग से अगर किसी को इंजरी कोज हो जाए तो आप कह सकते हो कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये तो नेचुरल फोर्सेस से हुआ है। पर यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस एक्सेसिव होनी चाहिए, क्योंकि आम तरह की बारिश तो आती रहती है। अब है तो वो भी एक्ट ऑफ गॉड ही, अब है तो वो भी नेचुरल फोर्स का हिस्सा ही, पर वो यहाँ पे एज अ डिफेंस नहीं माना जाएगा। वो फोर्स एक्सेसिव होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी मेन लाइन क्या क्रिएट हुई कि अगर कोई इंजरी नेचुरल फोर्सेस के वर्किंग से हुई हो और वो नेचुरल फोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो एक्ट ऑफ गॉड एज अ डिफेंस माना जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए एक केस लो है, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। इसमें डिफेंडेंट ने आर्टिफिशियल लेक्स बनाई हुई थी और एक बार इतनी बारिश आ गई कि इसकी लेक से पानी प्लेंटिफ के 4 ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि तब जो बारिश आई थी वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। अगर नॉर्मल आई होती तो डिफेंडेंट लाइबल होता अपनी केयरलेसनेस के लिए कि आपने अपनी लेक्स की अच्छे से मेंटेनेंस नहीं की होगी कि एक नॉर्मल सी बारिश भी नहीं सह पाया। पर यहाँ पर थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल, तो इस केस में इस डिफेंस को मान लिया गया। ये एक्ट ऑफ गॉड को टोर्ट लॉ के सबसे फेमस केस लॉ, जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर आता है, राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, उसमें भी रिकॉग्नाइज किया गया है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए उस केस में एक ऐसी सिचुएशन बताई थी कि वहां पर आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी कि लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी, और उसमें भी एक्ट ऑफ गॉड को एक्सेप्शन रखा गया था कि अगर ऐसा हुआ, एक्ट ऑफ गॉड में आपका एक्ट आ गया, आपकी वजह से किसी को नुकसान हुआ हो और वो एक्ट ऑफ गॉड में आ गया, तो आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से भी बच जाओगे। तो एक्ट ऑफ गॉड को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर केस में भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज अ डिफेंस। मतलब एक्ट ऑफ गॉड भी एक अच्छा डिफेंस है। इसको अच्छे से याद रखना कि नेचुरल फोर्सेस होंगी, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर उससे किसी का नुकसान हुआ हो तो आप इसको एज अ डिफेंस प्लीड कर सकते हैं। ये सब चीजें आप अपने आंसर में मेंशन करना। नेसेसिटी, कॉजिंग इंजरी इंटेंशनली बट टू अवॉइड ग्रेटर इंजरी। आप किसी को इंटेंशनली इंजरी कॉज करते हैं, क्यों? क्योंकि आप किसी ग्रेटर इंजरी को बचाना चाह रहे हैं, किसी बड़े नुकसान से बचाना चाह रहे हैं। केस लॉ से समझते हैं, ले वर्सेस ग्लैडस्टोन। इसमें एक प्रिजनर था और वो हंगर स्ट्राइक पर था। हंगर स्ट्राइक के कारण उसकी डेथ ना हो जाए तो उसको फोर्सफुली खिलाया गया, और इसमें कोर्ट ने कहा कि हंगर स्ट्राइक से उसको ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता था, उससे बचाने के लिए उसको जबरदस्ती खिलाया गया, क्योंकि किसी के साथ फोर्सिबली कुछ करना तो गलत बात है। तो इसी तरह अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जहां पर आपके किसी एक्ट से किसी को इंजरी हो जाए, पर वो एक्ट आपने इसलिए किया हो किसी बड़े नुकसान को आप बचाना चाह रहे हो, तब वहां पर ये नेसेसिटी का डिफेंस अप्लाई होता है। अब है मिस्टेक, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों ही डिफेंस नहीं कंसीडर किए जाते। आपको कोई फैक्ट नहीं पता था, कुछ रियलिटी नहीं पता थी, या आपको लॉ नहीं पता था, तो आपसे कोई नुकसान हो गया, तो ये एज अ डिफेंस काम नहीं करेगा। मिस्टेक एक ऐसा डिफेंस है जो आप ऐसे समझो कि ये ऑटोमेटिकली अप्लाइड होता है। जैसे आपकी तरफ से किसी के लिए प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस चला, तो एट द एंड ये पता लगा कि सामने वाला इनोसेंट है, तो ऐसे में आपकी तरफ ऑटोमेटिकली माना जाता है कि आपने गुड फेथ में ऑनेस्टी के साथ, पर आपका मिस्टेकन बिलीफ था। इसीलिए जब वो आपके अगेंस्ट केस फाइल करेगा
कि इसने जानबूझकर मुझे प्रोसिक्यूशन में डाला है, मेरे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स चलवाई हैं, तो उसको प्रूफ करना पड़ता है कि इसका मिस्टेकन बिलीफ नहीं था, ये डिसऑनेस्टली कर रहा था और गुड फेथ में नहीं कर रहा था। तो मिस्टेक का डिफेंस ऐसा होता है। ना समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब कोई लेजिस्लेशन या अथॉरिटी के द्वारा डायरेक्ट की गई एक्ट से आपको नुकसान हो जाए। और यहाँ पर दो तरह की होगी अथॉरिटी, एक होगी एब्सोल्यूट, एक होगी कंडीशनल। अगर वो एक्ट जिससे आपको नुकसान हुआ है वो एब्सोल्यूट द्वारा डायरेक्ट हुई है तब ये प्योर डिफेंस होगा। मतलब अगर आप उस पर कोई एक्शन लोगे तो वो फेल हो जाएगा, आप उससे कुछ रिकवर नहीं कर पाओगे कि मेरा नुकसान हुआ है उसको रिकवर करवाना है। अनलेस अगर उस स्टैट्यूट में पहले ही बताया गया था कि इससे अगर किसी को नुकसान हुआ तो उसको हम इतना हर्जाना देंगे, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो ये प्योर डिफेंस है। ये थी एब्सोल्यूट अथॉरिटी। अब दूसरी है कंडीशनल अथॉरिटी। कंडीशनल अथॉरिटी अगर किसी एक्ट की डायरेक्शन दे दे तो उस पर कंडीशन रहती है कि उस एक्ट को विदाउट न्यूसेंस करना है। न्यूसेंस को हम आगे जाके पढ़ेंगे अच्छे से, वो एक अलग से टॉपिक है। और यहाँ पे आप इतना समझिए कि किसी को अनलॉफुल नुकसान ना हो जाए, कंडीशनल अथॉरिटी ये कहती है। इसको समझने के लिए कंडीशनल अथॉरिटी को एक केस लॉ भी है। केस लॉ है मेट्रोपॉलिटन एसाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हिल। इसमें एक स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल बनाने की परमिशन ली जाती है। वो हॉस्पिटल रेजिडेंशियल एरिया में बनाया जाता है, तो उससे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था, अनलॉफुल नुकसान हो रहे थे, लोगों को इंटरफेरेंस हो रही थी उससे। अब ऑब्वियस बात है, अगर स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड कोई हॉस्पिटल बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया में होगा तो लोगों को तो दिक्कत आएगी। तो कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया, जो आपको परमिशन या अथॉरिटी मिली थी वो कंडीशनल थी कि आपके एक्ट से न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, वो हो गया। तो इन्होंने जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस प्लीड किया वो कंडीशनल अथॉरिटी के अंडर फेल हो गया। तो ये है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स।